अच्छा, आज का सेशन भी क्लाउड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और इसमें कल हमने कवर की थी क्लाउड कंप्यूटिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जिसमें कुछ चीज़ें क्लाउड प्रोवाइडर कंट्रोल में होती हैं, कुछ आपके कंट्रोल में होती हैं, और पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड मॉडल्स और उनके यूज केसेस। अच्छा, आज हम जो है कंजम्पशन बेस्ड मॉडल, इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये क्लाउड की प्राइसिंग जो है उससे रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लाउड में ही पॉसिबल है। लोकल आपका सेटअप है तो उसमें पॉसिबल नहीं है। और बाकी फर्दर कुछ ये टॉपिक्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और आखिर में फिर हम एजूर को लॉग इन करके कुछ सर्विसेज एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल। So when comparing to IT infrastructure model, there are two types of expenses to consider: capital expenditure, capex, and operational expenditure. So एक तो आपका ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें पहले मैं ऑन प्रेमिसेस का थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ऑन प्रेमिसेस आपके हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें स्टार्ट में यूज होता है। आप हार्डवेयर परचेज करते हैं तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उसमें ये है कि आपके पेज जा रही हैं मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ की, बिजली की आपकी है, कोई हार्डवेयर मेंटेनेंस वगैरह है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें, लाइसेंसेस हैं, उसकी कॉस्ट हैं, तो वो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में हो जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है मोस्टली जो है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में आता है। उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें आपका यूज़ नहीं होता। और आप जो यूज़ कर रहे हैं उसी का आपने रेंट पे करना है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, जो भी आपने किया होगा। एजूर के बिल जो हैं वो आपके मंथली बेसिस पे आते हैं, हर मंथ आपका बिल आता है और वो बिल आप पे करते हैं। अच्छा, प्राइसिंग एजूर की जो है वो एजूर की भी बाकियों की भी हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, इश्यूज हैं। बाकी प्रोवाइडर्स हैं उनके भी इश्यूज हैं। आपको जो बिल आता है उसमें चीजें इतनी क्लियर नहीं होती और वो आपने उस लिहाज से समझनी होती हैं। जो क्लाउड में बिल किया जाता है तो वो इवन पर सेकंड पर आवर बेस पे आपको हर रिसोर्स का जो है वो बिल किया जाता है। आपका एक वर्चुअल मशीन है तो वो पर आवर बेस पे आपके उसका बिल हो रहा है। आपके अ, एक महीने में 730 घंटे जो है आपके नॉर्मली होते हैं। तो उस बेस पे आपको उस क्लाउड का जो है आपका बिल लेट्स से $100 है तो वो $100 उस आवरली बेस्ड बिल है। आपके इस तरह के बिल भी होते हैं कि रीजन बेस्ड, ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे आपको कॉस्ट कम मिलेगी, कुछ रीजन्स हैं वहाँ पे आपको कॉस्ट ज्यादा मिलेगी। यूएस सेंट्रल में शायद ज्यादा हो, आप यूरोप में लत से जाएं तो वहाँ पे शायद कम हो। तो डिपेंड करता है, वो आप जब ऑर्डर करने लगते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्राइसिंग जो है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी। इंस्टेंस का साइज बड़ा छोटा उस लिहाज से ऑब्वियसली। बैंडविड्थ आप लेट्स से, इवन बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक क्लाइंट का बिल जो है एक महीने का कुछ ज्यादा आ गया। वो जब देखा तो उसमें बैंडविड्थ कंजम्पशन उसकी ज्यादा थी। तो आपके रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अगर आपने बैंडविड्थ स्पेशली जो अम, आपकी आउटवर्ड बैंडविड्थ है, इनकमिंग बैंडविड्थ जो है वो मोस्टली एजूर की तरफ से फ्री है। आपने कोई चीज अपलोड करनी है तो दैट्स फ्री। लेकिन अगर कोई डाउनलोड हो रही है, वीडियोस बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट पे हैं, आपके एप्लीकेशन में है, कोई डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा है, let's say आपका डाटा जो है किसी बैकअप्स में ट्रांसफर हो रहा है, या आपके ऑन प्रेमिसेस के साथ वो बहुत ज्यादा सिंक हो रहा है, बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है, तो उस बेस पे भी आपका बिल बढ़ सकता है। बैंडविड्थ इसलिए एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे मेंशन की गई। अच्छा, ये चार पांच पॉइंट्स जो हैं ये चंद पॉइंट्स हैं जिनको मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि
एज़्योर में बिल जो है उनका जिस लिहाज से होता है। मंथली, ईयरली रिज़र्वेशन अ, कुछ आपको ऐसी सर्विसेज़ मिलेंगी जिनको आप अगर ईयरली रिज़र्वेशन कर लें, तो वो आपके बिल जो है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एसकेयू लाइसेंस, हाइब्रिड बेनिफिट, ये आगे जाके हम देखेंगे, यूज़ करेंगे। आपके अगर हाइब्रिड बेनिफिट का एक चेक बॉक्स है विंडोज के लिए, स्पेशली लिनक्स के लिए नहीं है, वो आप चेक करते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है, जो लाइसेंस की विंडोज की कॉस्ट है, वो आपकी उससे हट जाती है और आपका वर्चुअल मशीन जो बनता है, अ, उसके लाइसेंस आपको पे नहीं करना पड़ता। नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड, आपके कुछ एप्स ऐसे होंगे जिनमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बेस पे जो है वो बिल हो रहा होता है। ऑल दो जो नंबर ऑफ ऑपरेशन के बेस पे चीजें होती हैं, वो बहुत सारे एप्स में बहुत कम है। और मैं अगर एग्जांपल दूं कि डीएनएस की क्यूरीज आपकी कितनी हो रही हैं, या कोई ऐप फंक्शंस हैं उसमें आपके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो ऐप फंक्शंस हैं उसमें आपकी एप्लीकेशन या आपको बिल तब आता है जब वो रन होती है। तो वो अगर रन ना हो तो आपको बिल नहीं आता। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस है, उस लिहाज से उसका बिल जो है वो आपको आता है। अच्छा, मैं अगर इसमें आपको कुछ मजे की चीजें दिखाऊं जो कि हमारे पसंद की होती हैं, फ्री सर्विसेज। तो फ्री सर्विसेज हैं एजूर में। वेब एप्स इनकी अच्छी एक फ्री सर्विस है जिसको यूज किया जा सकता है। वेब एप्स में 12 आई गेस 10 हैं, आई गेस 10 हैं या 12 हैं। वेब एप्स जो हैं वो आप फ्री बना सकते हैं। स्मॉल वेब एप्स हैं या स्टैटिक वेब एप्स हैं, वो बना सकते हैं, उसमें अपने कोड रख सकते हैं और अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आपका अगर फ्री लिया हुआ है तो आपका चलता रहेगा, अगर आपका एक्सपायर भी हो जाए तब भी ये चीजें चलती रहेंगी, आपको बिल नहीं आएगा इसका। कॉस्मोस डीबी, उसके 1000 रिक्वेस्ट हैं पर सेकंड, तो वो फ्री टीयर में आ रहे हैं। एजूर फंक्शंस जो हैं, थोड़ी देर पहले जो मैंने जिक्र किया, तो फंक्शंस में अगर मिलियन रिक्वेस्ट्स तक हैं आपकी तो वो फ्री हैं, उससे ज्यादा होती हैं तो फिर आपको पे करना पड़ता है। वर्चुअल नेटवर्क कोई आप बनाते हैं, लेट्स से आपके दो वर्चुअल मशीन्स हैं या एप्स कुछ इस तरह की हैं जिनको आपने विद इन एजूर कनेक्ट करना है, उनके नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करना है, तो वो नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क आपके बनते हैं और वो फ्री हैं। एक्टिव डायरेक्टरी उनकी है, वो फ्री है, आप एक्टिव डायरेक्टरी बना सकते हैं। कंटेनर एप्स हैं इनके, वो फ्री हैं। एकेएस जो है ये फ्री है। इसमें आप अपनी ऐप इसमें भी रख सकते हैं, डेवऑप्स डॉकर के से रिलेटेड ये है। अच्छा, सर ये क्वेश्चन है। मैं जी जी। ये जो आपने वेब ऐप में स्मॉल एप्स का था, तो ये स्मॉल इन टर्म्स ऑफ क्या, कितने बाइट्स तक की ऐप है, मतलब एमबीज की, या किस टर्म में स्मॉल काउंट होगा? मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ये। अच्छा, मैं अगर देखूं एजूर फ्री सर्विसेज में ये है। अब इस लिंक में जो है सारे के सारे जो फ्री सर्विसेज हैं या जिनकी बिलिंग जो है वो कुछ में 12 मंथ्स का लिखा हुआ है, तो वो उस लिहाज से ये सारी सर्विसेज हैं। और वेब एप्स का अगर हम देखें, क्वेश्चन आपका, स्टैटिक वेब एप्स हैं। 100 GB बैंडविड्थ इसकी फ्री है। 2 कस्टम डोमेन्स उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम डोमेन्स का आपको अगर आइडिया नहीं है, तो आपकी कोई वेबसाइट है तो वो आपका एक डोमेन नेम है। मैं स्टैटिक वेब एप्स हैं, तो स्टैटिक वेब एप्स जब आप बनाते हैं तो एजूर की तरफ से ही आपको एक नाम मिल जाता है कि लेट्स से स्टैटिक ऐप atif.azure.com या azureapps.com, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो ब्राउज करते हैं तो वहां पे आपको जो स्टैटिक ऐप है वो उसका एक पेज आपको नजर आ जाएगा। अगर आपने अपनी डोमेन है आपकी, लेट्स से कोई वेबसाइट है, आपकी प्रोफाइल वेबसाइट है आतिफ.com, रोशान.com, तो वो आप दो डोमेन जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो दो कस्टम डोमेन्स, उसका मतलब ये है।
राइट सर। कस्टम राइट। डोमेन्स का जहां पे भी यूज होगा तो उसका यही मतलब है। डोमेन्स का मतलब वेबसाइट का नाम आएगा। और ये स्पेस जो है उसकी 0.5 जीबी स्टोरेज पर ऐप। जो आप पेजेस उसमें हैं तो वो आपके 0.5 जीबी से कम होने चाहिए, जो उसका इमेजेस हैं उसमें या कोई वीडियो है तो वो। अच्छा। अच्छा, ये था स्टैटिक। और अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी ऑलवेज फ्री में आ रहा है। ऐप सर्विस है आपकी इसमें नोड जीएस पीएचपी, जो लिनक्स बेस्ड ऐप सर्विस हैं उनकी 10 वेब ऐप जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें एपीआई एप्स अगर आपकी हैं 1 जीबी स्टोरेज है, और 1 आवर पर डे है। अच्छा, ये लेट्स से आपका यूजेज जो है 1 आवर पर डे से ज्यादा होता है तो वो आपको बिल करेंगे ऐप सर्विस की। वो दूसरा जो था वो स्टैटिक जो था वो ऑलवेज फ्री है। स्टैटिक वेब एप्स तो उसमें कोई टाइम बेस्ड नहीं है, वो ऑलवेज फ्री है। अच्छा, ये आप ये वेबसाइट है, इस पे जाके खुद फर्दर डिटेल्स हैं, चीजें हैं, देख सकते हैं। और मैं एक और इसमें एक वेबसाइट है उसका मैं आपसे शेयर करूंगा, और वो आपकी सारी जिंदगी काम आती रहेगी। वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्राइसेस हैं एजूर की। अच्छा, फ्री सर्विस हमने ये डिस्कस की। अच्छा, प्राइसिंग जैसे जिक्र मैंने किया, कम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो सर्विसेज हैं, मंथली बिल प्रेडिक्शन जो है उस पे डिपेंड करता है कि आपके नेक्स्ट बिल क्या आएगा। अम, आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स क्लाउड के जो आपका बिल आता है उसमें। अम, अच्छा, कॉस्ट सेविंग्स जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उससे कर सकते हैं, हम अभी देख लेते हैं। इनका एक टूल है उसमें। अच्छा, अगर आप लेट्स से आपका एक वर्चुअल मशीन है, आप स्टॉप कर देते हैं उसे, तो आपको उसके जो कंप्यूट का बिल है वो आना स्टॉप हो जाता है। तो अगर एक बेस्ट ऑप्शन ये है, आपका फ्री अकाउंट है, $200 है कम। $200 जो है एजोर में इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप वो जो वर्चुअल मशीन है आप बनाते हैं, आप यूज करते हैं। अगर आप यूज नहीं करें तो आपको उसको शट डाउन कर लें। तो जब आप शट डाउन करते हैं उसका बिल आपको नहीं आता। उसका सिर्फ अगर कोई स्टोरेज डिवाइस उसके साथ अटैच्ड है उसका बिल आता है आपको, लेकिन उसके कंप्यूट के बिल जो है वो आपके बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो कॉस्ट अगर आपकी वैसे उस वर्चुअल मशीन की लेट्स से $50 है, अगर आप उसको शट डाउन कर लें तो वो चंद डॉलर, $2-3, $5 डिपेंड करता है कि कितनी स्टोरेज उसके साथ अटैच्ड है, वो हो जाएगी। तो आपका बिल एक बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, ऑटो शट डाउन कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में ऑप्शन होगा आपके पास कि आप काम कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे ऑटो शट डाउन हो जाए कि कोई खास टाइम दिन को जो है आप आते हैं सुबह ऑन करते हैं, और आपने फिर ऑटो शट डाउन लगाता है, ऑफिस के टाइम आपका खत्म होता है तो उस टाइम वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाया करेगा। अगर आप उसको शट डाउन करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कटिंग कॉस्ट आपकी बचती है उससे। अच्छा, मैं एक ये आपको ये वेबसाइट का जिसका मैंने जिक्र किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा डेली का यूज है इस वेबसाइट का, तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, और ये कोर्स में भी है। ये है एजूर प्राइस कैलकुलेटर। मैं अगर नेट पे सर्च करूँ एजूर प्राइस कैलकुलेटर, तो मेरे पास टॉप पे ये आ जाएगा।
अच्छा, ये चीजें जो है AWS में आपको नहीं मिलेंगी। AWS की इतनी बुरी बिलिंग थी, अभी 1 साल शायद हुआ, मैंने चेक किया तो इन्होंने कुछ फीचर्स ऐड किए थे, वरना उसमें आपको इस तरह का बिलिंग के आपको कैलकुलेट कर सकें, आपके पास ऑप्शन थे ही नहीं। उनका देख लेते हैं। ये एश्योर का मैं अगर देखूं तो यहाँ पे पॉपुलर सर्विसेज मेरे पास आ रही हैं। प्राइस कैलकुलेटर है और इसमें मेरे पास अगर मैं नीचे यहाँ पे आऊं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और जो पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट दी गई हैं। मैं इनमें से किसी पे क्लिक करके उसकी प्राइसिंग उस लिहाज से मैं कर सकता हूँ और उसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेजना हो तो वो भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर करूँ, लेट्स से कंप्यूटर में मुझे एक वर्चुअल मशीन चाहिए। ये नीचे अभी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन लोड हो जाएगी। ये वर्चुअल मशीन आ गई। इसको देखते हैं। मुझे जो है उसके साथ स्टोरेज अकाउंट एक्स्ट्रा चाहिए। एक स्टोरेज उसने ऐड कर दी। मुझे उसके साथ नेटवर्किंग में मैं जाऊँ, मुझे बैंडविड्थ एक्स्ट्रा चाहिए उसके साथ और मुझे आईपी एड्रेसेस भी एक्स्ट्रा चाहिए उसके साथ। तो मैंने ये 3-4 सर्विसेज सेलेक्ट कर ली। अब ये नीचे मेरे पास सारी लोड हो गई। मैं अगर अच्छा, ये टोटल मुझे उसकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है, एक जो डिफ़ॉल्ट उसने थी वो मुझे दिखा रही। वर्चुअल मशीन है मेरे पास, आईपी एड्रेसेस हैं, बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ पहले वर्चुअल मशीन में देखता हूँ। वर्चुअल मशीन में मैंने जो है डिफ़ॉल्ट उसने मुझे D2V3 इनका एक सर्वर है, वो मुझे दे दिया जिसमें 2 सीपीयूज़ हैं, 8 जीबी ऑफ रैम है और उसके साथ एक छोटी-सी हार्ड डिस्क टेम्परेरी जो है, मेरे पास 50 जीबी की स्टोरेज है। इसमें रीजन I वाइज अच्छा, have डिफरेंट प्राइसिंग होगी? question here. जी, जी। हेलो, मेरी आवाज आ जी, रही है जी। आप लोगों को? जी, जी। अच्छा, बहुत क्लियर आ रही है। मैं पूछना ही चाहती थी कि ये तो आई गेस प्राइसिंग के लिए ऐसा व्यू आ रहा है ना, जो मशीन होती है हमारी वो तो डिफरेंट तरीके से नजर आती है, राइट? एग्ज़ैक्टली, हाँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं ठीक जाता है, हूँ नहीं मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, हम अच्छा, यहाँ पे मैं क्रिएट अ रिसोर्स करता हूँ। अब लेट्स से आपके पास क्लाइंट का अकाउंट है, उस अकाउंट में शायद आपके पास प्राइसिंग की एक्सेस हो ही नहीं। तो एज़्योर प्राइस कैलकुलेटर उस लिहाज से आपके पास बेस्ट है। लेट्स से आप एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं और उस वर्चुअल मशीन में आपने अभी अगर प्राइस जो मैंने वहां पे किया उसमें आईपीज इजाफी ऐड की, इजाफी स्टोरेज ऐड की, तो वो वहां पे प्राइस कैलकुलेशन उसकी बड़े मजे की इजीली हो सकती है। यहाँ पे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे भी देखिए मेरे पास ये प्राइसिंग ये आ रही है और मैं अगर ऑल साइजेस पे जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास आ रही है ये। इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, अभी बाद में डिटेल में। फिलहाल हम प्राइस कैलकुलेटर पे ही रहते हैं। प्राइस कैलकुलेटर में मैं हूँ और मुझे ये वर्चुअल मशीन जो है इसका मैं रीजन्स हैं मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है। ईस्ट यूएस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। म- मैं जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं ये सेंट्रल ये कर लेता हूँ। अच्छा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय मैं लिनक्स कर लेता हूँ। मेरा उबंटू ओएस है या और मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर अब इन्होंने उबंटू ये उस पर भी दे दिया है, लिनक्स पे भी दे दिया। दैट्स नाइस। तो ये मैं इंस्टॉल करूंगा, इसमें ऑटोमेटिकली एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल मुझे मिलेगा। अब मैं उबंटू में ही रहता हूँ, सिंपल स्टैंडर्ड बेसिक दो ऑप्शन है मेरे पास। उस लिहाज से उसको रिसोर्सेज
जो है उसको पैकेजेस जो है वो उसके बनते हैं। बेसिक में लो कॉस्ट होगा, स्टैंडर्ड में ये है कि मेरा अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो उसके लिए होगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ, बेसिक पे कर लेता हूँ। और कैटेगरी में या इंस्टेंसेस में मेरे पास, अच्छा यहाँ पे इस यूई सेंट्रल में मेरे पास ऑप्शन नहीं है उसकी, तो मैं सेंट्रल यूएस में ही चला जाता हूँ और यहाँ पे बेसिक के पैकेजेस ऑप्शंस मेरे पास हैं। मैं कैटेगरीज ऑल कर लेता हूँ। सीरीज मेरे पास सिर्फ ए सीरीज आ रही है जो कि इनकी सबसे लो कॉस्ट सीरीज है, और लिनक्स के लिए कोई मसला नहीं है। 1 कोर 7.5 GB ऑफ रैम, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। लिनक्स बहुत कम उस पे चल जाता है रिसोर्सेज पे। अच्छा, ये मैंने अपनी सर्विसेज, अपनी शॉपिंग की, और उस शॉपिंग के लिहाज से मुझे नीचे उसका ये बिल नजर आ जाएगा कि $13 पर मंथ मेरा बिल है एवरेज। मैं अगर लेट्स से ईयरली प्लान की तरफ जाऊंगा, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं मेरे पास, जिनमें ईयरली और रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के ऑप्शन हो तो उसमें फिर आपकी कॉस्ट फर्दर भी रिड्यूस हो जाती है। सर, ये ऐसा प्राइस कैलकुलेटर अवेलेबल है जो डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स की वर्चुअल मशीन सर्विसेज को कंपेयर करके बता दे कि कौन सा जो है लेस अमाउंट? um, ऐसे मुख्तलिफ ऑप्शंस शायद हों, लेकिन वो अपडेटेड नहीं होंगे। अपडेटेड आपको वहां पे जाके ही देखना होगा, वहां पे ही चेक करना होगा। ओके। अच्छा, मैं अब स्टोरेज में जाता हूँ। इजाफी कोई स्टोरेज मैंने ऐड करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। प्रीमियम और स्टैंडर्ड मेरे पास दो ऑप्शन है। स्टैंडर्ड जो है ये इसकी स्पीड कम होती है। स्टैंडर्ड में पहले जो है नॉर्मली हार्ड डिस्क होती थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसमें एसएसडीज हैं। अब प्रीमियम में जो है वो फिर अ, और फर्दर उसकी रेड और उसकी स्पीड फिर और फर्दर ज्यादा हो जाती है। और इसमें बाकी मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शन है जिनको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे ये ऑप्शन है हॉट कूल आर्काइव, तो ये हमारे पास स्टोरेज जब हम कवर करेंगे तो उस टाइम फिर इनको मैं एक्सप्लोर करूंगा। 1000 GB की ये स्टोरेज है, $21 मेरा बिल आ रहा है। 1000 GB मेरे बहुत ज्यादा है। ये छोटा सा मैंने लिनक्स बनाना है तो मैं इसकी 10 GB करा देता हूँ, तो इजाफी स्टोरेज मैं 10 GB इसका ऐड कर रहा हूँ। 1 ईयर रिजर्व कर रहा हूँ तो इसमें मुझे और कॉस्ट इसकी यहाँ पे इसने तो बढ़ा ही दी कॉस्ट लेकिन मंथली कॉस्ट जो है आपकी वो कम हो जाती है इससे। मैं पे एज यू गो पे रहता हूँ वो। अच्छा ये, अच्छा यहाँ पे डाटा ट्रांसफर है। डाटा ट्रांसफर कि कितना डाटा इन या आउट होगा, तो रीड ऑपरेशंस उसके कितने होंगे, तो हर एक चीज की बिलिंग हो रही है, और वो उस लिहाज से इतने ऑपरेशंस उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, मैं इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज करता हूँ ताकि ये फर्दर कोई हम ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं। मैं बैंडविड्थ में जाता हूँ। बैंडविड्थ जो है इसकी 5 GB इजाफी मुझे कुछ चाहिए बैंडविड्थ, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। इनफैक्ट बैंडविड्थ को हटा देते हैं। बैंडविड्थ मैंने क्या करनी है, इस वर्चुअल मशीन के साथ इसकी अपनी बैंडविड्थ आ रही है तो मैं ये हटा देता हूँ। अच्छा, आईपी एड्रेसेस मैंने मुझे चाहिए। मैंने इस सर्वर को मल्टीपल आईपी एड्रेसेस देने, तो उस लिहाज से मैं आईपी एड्रेसेस यहाँ से इसको दे सकूंगा। इंक्लूडेड सपोर्ट, अच्छा ये है आईपी एड्रेसेस का। डायनामिक आईपी एड्रेसेस या स्टैटिक आईपी एड्रेसेस मुझे चाहिए। मैं अलग से 3 आईपी एड्रेसेस इसमें ऐड करा देता हूँ, तो वो उस लिहाज से मुझे $7 उसका मंथली कॉस्ट उसका बिल हो गया। मैं ये भी मिनिमाइज कर देता हूँ। और सपोर्ट जो है इंक्लूडेड, बेसिक सपोर्ट इसमें इंक्लूडेड होती है। इजाफी मैंने अगर इसमें कोई सपोर्ट ऐड करनी है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं बेसिक पे ही रहता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं अगर नीचे देखूँ तो मेरा $52 ये बिल बन गया। एक सिंपल सा सर्वर है मेरा। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक्सपोर्ट होके मैं इसको डाउनलोड करके इसको देख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ।
अच्छा, ये मैंने एश्योर का दिखाया। मैं अब वैसे ही हम AWS का देख लेते हैं। AWS प्राइस कैलकुलेटर। अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल में ये एश्योर के बाद इन्होंने ये अब बनाया है, पहले शायद इनका कोई और होगा प्राइस कैलकुलेटर इनका। अच्छा, ये हम जाते हैं इसमें और क्रिएट एस्टिमेट। अच्छा, तो यहाँ पे इनका अब ये है प्राइस कैलकुलेटर। यहाँ पे मैं कोई चीज मैं सर्च करूं, फाइंड EC और मैं वो कॉन्फ़िगर करूं। तो ये इनका है प्राइस कैलकुलेटर। अब इन्होंने भी उसी तकरीबन उसी उसमें तरह से दे दिया है, वरना ये नहीं था पहले इनका। अच्छा, लिनक्स वन इंस्टेंस और फैमिली vCPU जिसमें कितने होने हैं, मेमोरी कितनी होनी है, उस लिहाज से फिर ये उसकी यहाँ पे नीचे। अच्छा, और उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही है। और ये बिलिंग है, शो कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह। तो क्लाउड प्रोवाइडर सारे जो हैं उनकी बिलिंग जो है वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होगी और वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। अच्छा, एग्जांपल सिनेरियोज है मेरे पास। लेट्स से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इसका देखना है कितनी कॉस्ट बनती है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास इसकी कॉस्ट आ सकेगी। और सेव्ड एस्टिमेट, अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो मेरे एस्टिमेट जो है वो सेव मैंने किए, तो मेरे वो अ, मैं लेट्स से अच्छा, ये इसने एक पूरा सोल्यूशन मुझे बना दिया जिसमें बिग डाटा का मेरा कोई सोल्यूशन है, उससे रिलेटेड उसने मुख्तलिफ सर्विसेज उसमें ऐड कर दी कि ये सारी चीजें और उनकी कॉस्ट क्या होगी पर मंथ, तो वो मुझे दिखा दी। अच्छा, मैं एक और इनकी है साइट azure.microsoft.com/us/product pricing। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं अगर देखूं तो इन्होंने जैसे कि वर्चुअल मशीन्स हैं, तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो मुझे लेट्स से ये उसका नाम है इंस्टेंस का, और कितने सीपीयूज हैं और मंथली मेरी कॉस्ट क्या बन रही है, तो उस लिहाज से मुझे ये अरेंज करके दिया है। मैं VM साइजेस जो है इसमें ये D5 सीरीज में कर लेता हूँ। तो ये D5 सीरीज के 2 CPU 4 GB रैम, तो उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो मुझे आ जाती है। एजूर में जो D सीरीज है तो वो जनरल पर्पस बड़े अच्छी सीरीज है, मोस्टली आपके ज्यादातर कामों के लिए वो यूज होती है। बी है वो उसको ब्रस्टेबल कहते हैं कि वो जब आपको जरूरत पड़ती है तो वो मतलब उसका सीपीयू जो है वो इस तरह का है कि एक्सपेंड तो नहीं करता, लेकिन ये कि वो संभाल सकता है। बाकी F सीरीज हैं, मुख्तलिफ सीरीज हैं, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसका डिटेल्स में नहीं जाता। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। ये दो वेबसाइट्स मैंने जिक्र किया, एक एश्योर प्राइस कैलकुलेटर है और इनका ये दूसरा है एश्योर प्राइसिंग डिटेल्स का है। तो ये दोनों हेल्पफुल हैं प्राइसिंग में। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि कम्प्लेक्सिटी या मंथली बिल प्रेडिक्शन या जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या क्या चीजें इवन पर मिनट पर सेकंड के लिहाज से बिल हो रही होती हैं, इनकमिंग ट्रैफिक का। तो वो सारी चीजें हम वो प्राइस कैलकुलेटर में हमें बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू इसका मिल गया। अच्छा, ये कॉस्ट सेविंग जो है ये आपके जो
ऑन प्रेमिसेस हैं उसके साथ कंपेयर करके की गई हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप TCO इससे रिलेटेड जो है एजूर इसको TCO को टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, कूलिंग है, एम्प्लॉयज की फी है, पेमेंट है आपका अगर ऑन प्रेमिसेस है तो वो सारी आपकी बच जाती है, आप उसका पे नहीं कर रहे, उसका माइक्रोसॉफ्ट उसको हैंडल कर रहा है। चीपर सर्विसेज हैं उनकी तरफ से, और जैसे यहाँ पे है 1 CPU 1 GB ऑफ रैम जो है तकरीबन $14 में आपको एक छोटा वर्चुअल मशीन आपको मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर आप ऑन प्रेमिसेस हैं और एजोर हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो मोस्टली हम बहुत सारी चीजें इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, improves utilization and reduces over provisioning। अब ओवर प्रोविजनिंग क्या है? नॉर्मली हम नेटवर्क में तो ऐसे ही करते हैं, आप भी ऐसे करते होंगे। लेट्स से एक एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उसके लिए आपके पास एग्जैक्ट डाटा होता नहीं है कि आपने कितना एग्जैक्ट उसके लिए सर्वर आपको चाहिए। तो ऑब्वियसली आप जो जितना चाहिए उससे ज्यादा का ही उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आपके पास रिसोर्सेज हों। वो आपका एप्लीकेशन ग्रो करती है तो इतनी जल्दी ओवरलोड ना हो। तो ओवर प्रोविजनिंग जो है जो क्लाउड में है वो कम होती है। ऑन प्रेमिसेस जो है आपने इतना बड़ा सर्वर ऑर्डर कर लिया है, उसकी हार्डली कोई 10% उसकी यूटिलाइजेशन हो रही होगी, बाकी वो फारिग पड़े हुए हैं। हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर पड़े हुए हैं, बहुत सारों की इस तरह की एग्जांपल है कि हमने उनको उनके लिए जो हार्डवेयर है, क्योंकि आप रन टाइम पे अपग्रेड नहीं कर सकते, तो इस वजह से ओवर प्रोविजनिंग जो है लोकल में बहुत ज्यादा होती है और आपके जो क्लाउड में है वो कम होती है। अच्छा, मैं इसकी फर्दर डिटेल्स में नहीं जाता, मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाता हूँ जो कि है हाई अवेलेबिलिटी। अब ये टॉपिक जो है हमारा, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये प्राइसिंग का हमने चेक की। अब ये हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लाउड के लिए। क्लाउड जो है वो उसका मजा ही वो है कि वो हाई अवेलेबिलिटी है और स्केलेबिलिटी उसमें है। आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, जब जरूरत ना हो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं रिसोर्सेज को। अच्छा, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू यूजर्स, जब जरूरत हो तो वो आप जो है उसको स्केल अप कर सकते हैं, और जब जरूरत ना हो तो आप उसको स्केल डाउन कर सकें विदाउट एनी डाउन टाइम। ऑप्शन है, विद डाउन टाइम भी है और विदाउट डाउन डाउन टाइम भी है। तो हाई अवेलेबिलिटी का ये है कि हम जो अपने सिस्टम है उसको ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो जब भी यूजर्स को जरूरत हो। तो हाई अवेलेबिलिटी का ये मकसद है कि वो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। हाई अवेलेबिलिटी के माइक्रोसॉफ्ट के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स भी हैं। एग्रीमेंट्स मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किए हुए उनके, जैसे कि मैं अगर कहूँ ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, तो 99.9% अप टाइम, तो ये हाई अवेलेबिलिटी अप टाइम है। अब 99.9% का मतलब ये है कि एक मंथ में 4 मिनट के लिए डाउन टाइम हो सकता है। नॉर्मली मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स होंगे, आप उनके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स में अगर देखें तो 95.5% होगा, 99% होगा, 99.5% होगा। तो ये 99.9% अगर आप करें तो उसके मतलब ये कि 4 मिनट डाउन टाइम। 99.5% आप करें तो मेरे ख्याल में चंद घंटों का डाउन टाइम होगा विद इन अ मंथ। तो एक मंथ में इतना डाउन टाइम जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है 100% अप जो है वो आपसे कमिट नहीं करता। जो उनके एग्रीमेंट है उसमें 99.9% जो है, 99% जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपसे आप का उनके है। लेट्स से ऐसा हुआ है पास्ट में माइक्रोसॉफ्ट की या और भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो अच्छे प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने जो
एग्रीमेंट में आपसे एग्री किया होता है, लेट्स से उससे ज्यादा कोई डाउन टाइम हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड हो जाए। अब मुझे याद है मेरे स्काइप में मेरा क्रेडिट होता है, उनका कोई डाउन टाइम था, कुछ मसला था, स्काइप एक आध दिन कोई डाउन रहा था, 2 दिन डाउन रहा था, तो उनकी तरफ से मुझे कुछ डॉलर्स मिल गए थे, $2 $3 जो एज ए कंपनसेशन मुझे मिल गए थे। इस तरह लेट्स से आपका एज्योर का कोई सेटअप है, कोई इनका मेजर कोई डाउन टाइम होता है, तो उस लिहाज से वो आपको कंपनसेट करते हैं, और जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है उसमें जैसे भी डिफाइन किया गया है, तो उस लिहाज से वो अपनी कमिटमेंट वो पूरी करते हैं। अच्छा, हाई अवेलेबिलिटी जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, तो परसेंटेज में हाई अवेलेबिलिटी मेजर की जाती है, और 99.9%। अच्छा, हाई अवेलेबिलिटी अचीव करने के लिए आपके पास क्लाउड में ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल रीजन्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी सेट्स हैं, जोन सेट्स हैं, इस तरह की चीजें, उनसे आप हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जब आप एग्री करते हैं उनके, तो मुख्तलिफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट के लिए आप ऑलरेडी एग्री कर चुके होते हैं, और वो उनके बहुत डिटेल में उनकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। एक पूरी वेबसाइट है जिसमें कोई हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है उनकी, तो वो सारी वहां पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल गारंटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उस लिहाज से फिर वो रिफंड के ऑप्शन है उनके। अच्छा, अभी थर्ड पॉइंट जो है, Azure has established procedures for rollouts and regional recovery। तो Azure ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि लेट्स से कोई उनके अपडेट्स हैं, तो वो अपडेट्स उनके रीजन्स हैं और अवेलेबिलिटी सेट्स हैं। जैसे कि 3 रीजन्स हैं, उनका एक अवेलेबिलिटी सेट बनता है, तो वो उन की तरफ से पहले एक डाटा सेंटर में होगा, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा। एक में सक्सेसफुल होता है तो फिर दूसरे में, ताकि लेट्स से अगर कोई डाउन टाइम हो तो तीनों पे एक साथ ना आए। तो इस तरह से मुख्तलिफ उन्होंने अपने जो रोल आउट्स हैं, अपडेट्स हैं, मेंटेनेंस हैं, ये चीजें हैं, तो वो इस तरह से उन्होंने मैनेज की हुई हैं। प्लान्ड आउटेजेस, लेट्स से अब क्या हो सकती हैं उसके हम डिस्कशन कर रहे हैं। प्लान्ड आउटेजेस ये हो सकती हैं कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस है, एप्लीकेशन अपडेट्स हैं, आपकी अपनी हो सकती हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लाउड का भी है, यहाँ पे आपकी अपनी एप्लीकेशन की चीजें अपडेट्स हैं, तो वो भी मैंने ऐड की हुई हैं। हार्डवेयर कोई रिप्लेसमेंट है, हार्डवेयर रिप्लेसमेंट अगर आप क्लाउड में है तो आपकी ऑब्वियसली वो जीरो हो जाती है। लेकिन लेट्स से आपने कोई कोई इजाफी कोई हार्ड ड्राइव ऐड करनी है, इजाफी कोई कोई ऐसी चीज ऐड करनी है जिसके लिए आपको उस सर्वर को या उस जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिबूट चाह रही है, तो उसमें फिर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट जो है वो भी आपके डाउन टाइम क्लाउड में भी बना सकता है। कोई माइग्रेशन है, आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा मूव करना है, कोई वेबसाइट मूव करनी है, एप्लीकेशन मूव करनी है, तो उसकी माइग्रेशन के डाउन टाइम आपको आ सकते हैं। अच्छा, प्लान्ड आउटेजेस, तो प्लान्ड आउटेजेस ये हैं कि पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि क्या कोई हार्डवेयर चेंज हो रहा है या कुछ इश्यूज हैं, उस लिहाज से आउटेज है। नेटवर्क डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, पावर आउटेजेस, नेचुरल डिजास्टर्स, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स हो सकते हैं, ओवरलोड ऑफ सर्विसेज हो सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, ओवरलोड ऑफ सर्विसेज। आपके जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, अक्सर मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आगे भी मुझसे मेरे ख्याल में आपका क्वेश्चन आएगा कि ये सर्वर हमने बनाया है, ये कितने यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, ये एप्लीकेशन है मेरी, ये सर्वर पे डिप्लॉयड है, ये कितने यूजर्स को सपोर्ट कर सकती है। एक जेन्युइन क्वेश्चन है। कितने लोगों का ख्याल है कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है? कोई हैंड रेज करके बता दे मुझे, जिनको पता है वो मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन जो है। अच्छा, बाकी उन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मतलब उनको आइडिया है। हेलो आतिफ, यस सर। कभी फेस फेस किया सर्विस इस तरह का कि लेट्स से आपने एक सर्वर डिप्लॉय किया, आपसे क्लाइंट पूछता है या आपसे आपका मैनेजर पूछता है कि यार ये हमने सर्वर डिप्लॉय किया, इस पे आप एप्लीकेशन है, ये कितने यूजर्स को सपोर्ट करती है? ऐसा जैसा क्वेश्चन कभी किसी ने किया नहीं, हम्म। लेकिन मोस्टली ये कि जो भी एप्लीकेशन हमने डेवलप की है उसमें कैशिंग तो इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ कर लें तो
एप्लीकेशन की नॉर्मल ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। मेरी जितनी एप्लीकेशन है मोस्टली वो इन हाउस रही हैं, उसमें यूजेज यूजर बेस इतनी ज्यादा नहीं रही, उस पे हमें कोई ऐसी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म, सही। अच्छा, ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आपने लेट्स से कोई सेटअप किया, कोई ऐप सर्विस है, कोई कुछ भी है, तो वो आप कैसे मेजर करेंगे कि कितने यूजर्स वो सपोर्ट कर सकती है? इसका आंसर जो है इजी नहीं है। जो वेब सर्वर्स हैं वो रिक्वेस्ट के बेस पे चीजें आपको बताता है। आईएस है या अपाची है या इंजनएक्स है। एक वेबसाइट जो है वो कोई 100 रिक्वेस्ट जो है नॉर्मली जनरेट करती है कि वो वेब सर्वर से चीजें लेके आए, और उस लिहाज से वर्कर प्रोसेसेस होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। फर्दर अगर मैं कम्प्लिकेट ना करूं तो ये है कि डिपेंड करता है कि एक वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं, वो कोई 100 रिक्वेस्ट भी कर सकती है, 1000 रिक्वेस्ट भी कर सकती है। रन टाइम पे मतलब जा रहे हो आपके जैसे जेक्यूरी के रिक्वेस्ट हैं मुख्तलिफ, वो भी हो सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के रिक्वेस्ट हैं तो वो भी हो सकते हैं। अब होता यह है कि आप के पास एज़्योर एनालिटिक्स एक अच्छा टूल है जिसमें आप यूजर जो है उस बेस पे आप डिफाइन कर सकेंगे कि एक टाइम पे कितने यूजर्स हैं, वो यूजर्स की इंफॉर्मेशन वहां पे होती है। या और कोई एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं वो कर सकते हैं जिसमें आपको पता चल सके कि फिलहाल कितने यूजर्स हैं, कितने यूजर्स पे वो सिस्टम जो है वो डाउन हो रहा है। क्यूए वाले जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं इसमें। वो आपको एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आपका ये जो एप्लीकेशन है या जो सर्वर है, जिस किस्म के ये डिजाइन की गई है, अगर हम इस पे इतनी ट्रैफिक ऐड करें, इतने उस पे लोड डालें तो वो फिर बैठ जाएगी। तो वो आपको बता सकते हैं। हम कोई नेटवर्क एडमिन आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ये उनका काम है कि वो आपको जरा थोड़ा सा एग्जैक्ट आइडिया दे सकें और उनके पास जो टूल्स हैं उससे मेयर करके आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकें। तो ओवरलोड ऑफ सर्विसेज यहाँ पे मैंने जिक्र किया था, और मुख्तलिफ डाउन टाइम की इश्यूज हो सकते हैं। डेवलपमेंट स्लॉट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी अचीव करें तो उसको अचीव कैसे करेंगे? डेवलपमेंट स्लॉट्स आपके पास हैं ऐप सर्विस में, या जो वीएम है, वर्चुअल मशीन है, उसमें भी आप इस तरह की कर सकते हैं कि डेवलपमेंट स्लॉट अलग हो आपका, एक स्टेजिंग हो, एक प्रोडक्शन हो, उस लिहाज से आप चीजें मैनेज करें। तो ऑप्शन इस तरह के एज्योर में है, बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स में है। इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट आउटेजेस, बहुत अच्छा एक ये रूल है। आप पहले से अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर को, अपने टीम को इन्फॉर्म करें कि हमने आउटेजेस करनी है। टेस्टिंग एंड क्यूए उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका लोड, जैसे मैंने कहा कि उसमें क्विक रिस्टोर बैकअप बड़े मजे के एज्योर में हैं। आपका फुल बैकअप अवेलेबल होते हैं। लेट्स से कोई इशू होता है तो आप वो रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरह ऑटोमेशन के जरिए जो है वो आप हाई अवेलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं और आउटेजेस जो हैं वो प्लान किए जा सकते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही ना? मैंने यस। वाईफाई पे मैं हूँ। जी बिल्कुल मैं सही एक सेकंड मेरा यस लगेगा अगर डाउन टाइम होता है तो। मैं लैन पे शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। अच्छा, लैन मेरा हो गया है। स्केलेबिलिटी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक क्लाउड के लिहाज से, कि आपका एक आपने एक वर्चुअल मशीन है, आपको जब जरूरत पड़े तो आप उसको स्केल अप करें, जब जरूरत ना हो तो आप उसको स्केल डाउन कर लें। तो अकॉर्डिंग टू लोड आप उसको मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, दो अब इसमें चीजें हैं, एक वर्टिकल स्केलिंग, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपनी टीम में डिस्कशन करें, आप अपने कोई एप्लीकेशन है वो प्लान करें, तो ये दो ऑप्शन जो है एक बेस्ट है। वर्टिकल स्केलिंग ये है कि आप एक वर्चुअल मशीन है, उसको आप पहले उसकी 1 GB रैम थी, 1 CPU था, उसको आप 2 GB रैम, 2 CPU, 10 CPU, 32 GB रैम, लेट्स से 20 CPU, 64 GB रैम, तो आप उसको एक वर्चुअली ये वर्टिकली उसको स्केल अप कर रहे हैं। तो ये वर्टिकल स्केलिंग है।
हॉरिजेंटल ये है कि आपका एक सर्वर है और छोटा सर्वर है, एक सीपीयू है, 2 GB रैम, आप वो 2 सर्वर कर देते हैं, 3 सर्वर कर देते हैं, तो ये आपकी हॉरिजेंटल स्केलिंग हो गई। तो ये 2 किस्म का, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जरा ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वर्टिकल स्केलिंग में मैं अ, एक वर्चुअल मशीन है मेरी या एक ऐप है मेरी, उसका मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ। मेरा एक डेटाबेस का है, मेरी एक ऐप सर्विस का है, उसमें एक ही ऐप सर्विस है मेरी, एक ही उसके पीछे इंस्टेंस यूज हो रहा है, और उसको मैं अप कर रहा हूँ, उसको एक छोटे से मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब इस वर्टिकल स्केलिंग की एक लिमिट होती है, आप कितना सीपीयू ऐड कर लेंगे, कितनी रैम ऐड कर लेंगे। मैं let's say 10-20 सीपीयू ऐड कर लूंगा, इस तरह से रैम जो है 128 GB ऐड कर लूंगा, उसके बाद हार्ड डिस्क उसमें चंद ऐड कर लूंगा। लेकिन उस बॉक्स की या उस वर्चुअल मशीन की एक लिमिट होती है। आपके लैपटॉप है, आपके लैपटॉप में आप कोई हजारों जीबी रैम नहीं इंस्टॉल कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उस बॉक्स की या उस मशीन की एक लिमिट होती है। तो उसलिए जो है फिर हॉरिजेंटल स्केलिंग जो है, ये सेकंड ऑप्शन आता है कि आप एक मशीन की बजाय मल्टीपल मशीन्स रख लें और उस पे लोड डिवाइड हो। तो ये जो है इजीली क्लाउड में अचीव की जा सकती है, और हम ये कर सकते हैं। और ये आगे हम डिप्लॉय करेंगे इस बेस पे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केलिंग के बेस पे। अच्छा, हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल स्केलिंग, अभी जो हम स्केलेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ये मैनुअल है। मैनुअल ये है कि जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उस मशीन को अपग्रेड कर देता हूँ, और अपग्रेड में उसका डाउन टाइम भी आता है। कभी किसी ने किया एक वर्चुअल मशीन कोई हो, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास आपका हो, और आपने उसकी रैम और सीपीयू अपने क्लाइंट को कहा कि यार मुझे ये अपग्रेड कर दें, उन्होंने अपग्रेड करके आपको दे दिया? क्लाउड में तो नहीं, हमारे पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स की वीएम्स होती हैं उनके ऑन वीएम्स में? प्रेमिसेस। तो हाँ हाँ, फ्रॉम टाइम टू वीएम वेयर पे हम चला रहे होते हैं, या फिर ESXi एग्जैक्टली। होस्ट पे। तो समटाइम्स उसको जो है वो अप स्केल करना पड़ता है हमें, नंबर ऑफ सीपीयूज ऐड करते हैं, रैम बढ़ा देते हैं, एग्जैक्टली, उसमें ये डाउन वही टाइम है। आता है, उसमें वी हैव अगर टू आपने देखा हो रीस्टार्ट। ना, तो हाँ, वो आपको थोड़ा सा डाउन टाइम देंगे। वो कहेंगे कि यार मुझे एक 30 मिनट्स डाउन टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मेरा सिस्टम रीबूट करना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब इजाफी रैम सीपीयू ऐड होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिर अपने आप को एक रीबूट करता है, ताकि अम, जो नई रैम है या नया सीपीयू की जो कोर जिसको ऐड हुए हैं, वो जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकें। तो वो डाउन टाइम आपका इसमें होगा वर्टिकल स्केलिंग में स्पेशली। तो इसको कैसे कवर किया जाए? इसके लिए है फिर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी जैसे कि आप कोई चीज खींच के आप उसको बड़ा कर देते हैं, जैसे कि इलास्टिक है, और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो फिर ऑटोमेशन इसमें आ जाती है। तो स्केलेबिलिटी जो है वो बंद करता हूँ। स्केलेबिलिटी जो है उसमें मैनुअल है, इलास्टिसिटी जो है वो ऑटोमेटिक है। अब इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि द एबिलिटी फॉर द सिस्टम टू ऑटोमेटिकली ग्रो एंड श्रिंक, ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेगा, ऑटोमेटिकली श्रिंक करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। आपको अगर रात के टाइम पे आपके यूजर्स नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगा, अगर दिन को यूजर ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा। डाटाबेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाटाबेसेस जो हैं वो उनको चाहिए होता है कि वो ग्रो करें, जब लोड आए उन पे, और जब लोड ना हो तो वो रिड्यूस करें। तो उस लिहाज से उनके लिए बड़ा बेस्ट है, वेब सर्वर्स के लिए बड़ा बेस्ट है। अच्छा, अम, इसको ऑटो स्केलिंग भी कहते हैं। अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो ऑटो स्केलिंग, इलास्टिसिटी इज द अदर नेम ऑफ ऑटो स्केलिंग। और ये भी एक टूल है जिससे हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो अगर आपकी एक वर्चुअल मशीन है, वो उस पे लोड आता है, वो डाउन हो जाती है, तो उसकी हाई अवेलेबिलिटी तो हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये एक टूल है हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने का, कि मेरी अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट में एक लेट्स से एक इंस्टेंस है, वो इंस्टेंस एक
वर्चुअल मशीन का हो सकता है या डॉकर का इंस्टेंस हो सकता है, एक है, दो, एक है यहाँ पे भी। अब यहाँ से लोड आया है तो उसने 2 ऐड कर दिए, फिर और लोड आया तो 3 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे अब 3 जो हैं वो हैं, अ, फिर लोड कम हो रहा है तो उसने वापस 2 कर दिए और फिर 1 कर दिया, और इस तरह से फिर ये दूसरा साइकिल आया, इसमें हाई जा रहा है। स्पेशली बहुत ही अच्छी एग्जांपल इसकी एग्जाम्स हैं। इलेक्शन कमीशन का जो आरटीएस बैठ गया था, तो अगर वो एश्योर पे होता तो वो ना बैठता। और बाकी इस तरह के आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें लोड आता है तो वो सिस्टम, मतलब अब ये देखें, जब रिजल्ट अनाउंस होता है या आपका कोई इम्पोर्टेंट कोई कोई वक्त है जिसमें आपके सिस्टम को सबसे ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, नॉर्मली तो लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जिस टाइम वो रिजल्ट आया है, जिस टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आया या जिस टाइम आपके एग्जाम का रिजल्ट आया, उसी टाइम वो डाउन होगा, उसी टाइम आप जाएंगे वो सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, स्पेशली जो टेक्निकल लोगों के लिए, जो डेवलपमेंट टीम है, आईटी टीम है, कि ये क्यों डाउन हुआ, ये आपने पहले से टेस्टिंग नहीं की थी, आपने पहले से चेक ही नहीं किया था कि क्यों डाउन हुआ। तो उसमें अब ये हाई अवेलेबिलिटी जो है हम इलास्टिसिटी से अचीव करते हैं, और इसकी भी लिमिट होती है, हमने डिफाइन किया होता है कि इतने तक अप जाओ, इतने तक डाउन आओ। और मैं इनफैक्ट बल्कि हाँ, ये एक इमेज है, इसमें अगर आप को नजर आ रहा है, टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन ये एक ऐप सर्विस की है इमेज, और उसमें स्केल अप, यहाँ पे देखिए स्केल अप है, ये स्केल आउट है। तो स्केल अप में ये हो रहा है कि वो इंस्टेंस ऑटोमेटिकली वर्टिकल स्केल अप उसका हो रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल अप उसका हो रहा है। और उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर सीपीयू आप जो है वो ये थ्रेशोल्ड है उसका 60, अगर उस तक पहुंच जाए तो 10 मिनट इंतजार करो, और फिर उसके बाद इंक्रीज काउंट बाय वैल्यू 3 जो है उसमें इजाफी इंस्टेंसेस ऐड कर लो, अगर 10 मिनट तक 60 पे लोड रहता है। और फिर कूल डाउन का हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 5 मिनट्स का कूल डाउन रखो, कि अगर वो सिस्टम पे लोड कम हो गया है तो फिर डाउनग्रेड कर दो, तो 5 मिनट तक देखो उसको, और फिर अगर सिस्टम का लोड कम है तो फिर उसको ग्रेजुअली डाउन कर दो। ये हम आगे डिप्लॉय करेंगे, ये यूज करेंगे। तो सर ये अगर हम जो ग्राफ था ये सर उसमें, जी जी। सर क्वेश्चन है कि अगर हम क्लाउड में किसी इंस्टेंस के ऊपर वर्टिकल जो है स्केलेबिलिटी ऐड करते हैं तो उसके ऐसे भी डाउन टाइम उस पे आएगा वर्टिकल में। हाँ बिल्कुल डाउन टाइम आएगा। राइट। यहाँ पे ये था कि ये ऐप सर्विस का है, ऐप सर्विस का जब आएगा तो मेरे ख्याल में वहां पे तब हम देखेंगे कि उसमें जो स्केल अप है, तो ऐप सर्विस में डाउन टाइम आपका नहीं आएगा। ऐप सर्विस हो गई, डेटाबेस की सर्विस हो गई, क्योंकि वो एज ए सर्विस है, वो एज ए वर्चुअल मशीन नहीं है। तो वो जो है राइट सर। बैकएंड से वो खुद ही उसको ऑप्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो वहां पे वो खुद ऑटोमेटिकली, और मेन जो ऐप सर वेब ऐप है या डेटाबेस है, उसके स्केल अप का मकसद ही ये है कि वो आपको डाउन हुए बगैर आपको अप करके दे। राइट सर। अच्छा, रिलायबिलिटी नेक्स्ट ये टॉपिक था इसमें, ability for the system to recover from failures and continue to function. It is also one of the pillars of Microsoft Azure well architectured framework. रिलायबिलिटी, अगर आपका सिस्टम हाई अवेलेबल जो है उसमें उस पे पूरा उतर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक रिलायबल सिस्टम है। और रिलायबिलिटी जो है आपकी फिर उसकी ज्यादा रिलायबल है, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। आपका जो आगे मैनेजर है, टीम है, उनको कह सकते हैं इफ वन रीजन गोज डाउन द अदर इज अप। तो रिलायबिलिटी जो है वो आपकी एज्योर में ज्यादा है बजाय आपके ऑन प्रीमिसेस के साथ। अच्छा, ये मोस्टली जो ये टॉपिक है
जो फर्स्ट हम डिस्कस करें तो वो मोस्टली आपके ऑन प्रेमिसेस के साथ एज्योर को कंपेयर करके बता रहा है कि एज्योर में मुख्तलिफ, क्योंकि मुख्तलिफ रीजन हैं तो वहां पे आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आपके ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो हार्डवेयर जो है, लेट्स से अगर कोई होता भी है, किसी रैक में कोई इशू है, कोई ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो हार्ड डिस्क यूज किए हुए हैं वो ऐसे हैं कि वो खराब ही नहीं होते। ऑब्वियसली वो भी खराब होंगे, कोई सीपीयू जो है वो भी मेल फंक्शन करेगा, कोई मदरबोर्ड है वो उसको भी मेल फंक्शन करेगा। तो उस तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन वो आपके लिए तकरीबन जीरो ही होते हैं कि अगर बैकएंड पे कोई हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है, वो डैमेज हो रही है, तो उनके पास इस तरह के हार्डवेयर के टूल्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, कि वो दूसरे हार्ड डिस्क जो है वो संभाल लेते हैं। और हॉट स्वैप हम उससे कहते हैं कि वो हार्ड डिस्क जो है उसको वो बंद कर देते हैं और उसी मतलब रन टाइम पे ही उसको रैक से निकालते हैं और दूसरी हार्ड डिस्क उसमें लगा देते हैं और फिर वो ऑन कर देते हैं। तो हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स आपके बहुत लो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हम उससे कह सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो है। ये भी हो सकता है कि कोई रैक है उसमें कोई इस किस्म का अनएक्सपेक्टेड कोई इशू आया और उस रैक में वो माइक्रोसॉफ्ट वाले जाके वो काम कर रहे हैं, तो उस रैक में लेट्स से अगर आपका सिस्टम है तो वो डाउन भी हो सकता है। और उस लिहाज से आपको अगर वो उनकी एसएलए से मीट नहीं कर रहा तो फिर आपको उस लिहाज से वो रिफंड भी करेंगे। सर ये डेटा कॉपी कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर जो हार्ड डिस्क स्वैप कर रहे हैं, तो जो पुरानी हार्ड डिस्क है उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है और नई हार्ड डिस्क जो उसमें लगा रहे हैं, तो डेटा कॉपिंग कैसे हो रही होती है सर? अच्छा, इसमें एक बिल्डिंग होती है। ऐसे इसको स्टोरेज डिवाइसेस आप कह लें। हार्ड डिस्क का जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो उसमें नहीं है एज्योर में या क्लाउड में। वहां पे स्टोरेज डिवाइसेस हैं या स्टोरेज है। आपको आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलती, वहां पे आपको स्टोरेज मिलती है। तो वहां पे लेट्स से अगर कोई हार्ड डिस्क की स्वैप हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है पीछे रेड उनका लगा होगा और जो है स्टोरेज मैनेज करने के और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगे होते हैं। इसलिए इसको क्लाउड कहते हैं कि वो बैकएंड पे रेड किस किस्म का यूज हो रहा है, कि रेड 5 हो रहा है, रेड 6 हो रहा है, कोई नैस है, नेटवर्क स्टोरेज से रिलेटेड है, मतलब उससे मेरा कंसर्न इतना नहीं है। वो हार्ड डिस्क को चेंज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी बाकी हार्ड डिस्क जो है उसमें मुख्तलिफ उसकी कॉपीज ऑलरेडी होती हैं, कोई एक बैकएंड पे आपको वो नहीं होता। मैं अगर आपको एग्जांपल इस तरह से दूं कि एक हार्ड डिस्क की खास स्पीड होती है, वो लेट्स से आपको 20 Mbps पे स्पीड दे सकता है या 50 Mbps पे स्पीड दे सकता है। आपके पास एज्योर में ऑप्शन होगा कि आप आईओप्स अपनी बढ़ा दें हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क की आईओप्स आप कैसे बढ़ाते हैं कि उनके पास बैकएंड पे ऑप्शन होते हैं कि आपकी वो सिर्फ हार्ड डिस्क जो है या जो स्टोरेज है उसकी आईओप्स आपके बढ़ा दिए जाए, उसकी स्टोरेज का साइज बढ़ा दिया जाए। तो आप एज्योर में या किसी भी क्लाउड में आप किसी एक हार्ड डिस्क पे डिपेंडेंट नहीं होते। आई होप मैं आंसर कर पाया हूं आपका क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। सही है। अच्छा, प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है आपको आपकी टीम को, आपके क्लाइंट्स को एक सुकून होता है कि आपकी चीजें जो है वो मोस्टली अप रहेंगी। तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी, इसका ऑटो स्केलिंग प्रेडिक्टेबिलिटी जो आप अचीव करते हैं वो ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी और इन जो भी क्लाउड के टूल्स हैं तो वो लेके आपकी एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि आप का इतना एसएलए जो है वो इजीली आपने अगर आगे क्लाइंट्स को आपने देना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इतने परसेंट टाइम के लिए हाई अवेलेबल रहेगी 99.9%, तो आप उस बेस पे आप उनको बता सकते हैं क्योंकि एज्योर का बैक पे आपका एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉस्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो भी आपको हो जाती है। अब अगर लेट्स से यही चीज हम ऑन प्रेमिसेस पे करते, ऑन प्रेमिसेस पे आपने लेट्स से VMware का कोई वर्चुअल मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है जो अप स्केल डाउन हो रहा है, इवन वो रखा हुआ है, तब भी आपका जो ऑन प्रेमिसेस है वो इतना इजी नहीं होता। अगर वो बॉक्स जिसमें या वो जो आपने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, या तो आप इतना ज्यादा करेंगे, ओवर कंजम्पशन का जो मॉडल है कि आपने इतना ज्यादा हार्डवेयर रखा हुआ है कि वो 10% यूज हो रहा है, बाकी सारा जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जब लोड आएगा तो वो आपका कॉस्ट बढ़े, ये सर्विसेज आपकी बढ़े। तो कॉस्ट जो है आपकी प्रिडिक्टेबल है एज्योर में। और आपको इवन
जो कॉस्ट कैलकुलेटर है उसमें ग्राफ्स से आपको कॉस्ट्स का अंदाजा, आप लेट्स से जो ऐप सर्विस आपने ऐड की है, जो वर्चुअल मशीन्स आप ऐड कर रहे हैं, तो वो ग्राफ्स में आपको दिखा देता है कि इस मंथ में आपका इतना यूजेज होगा। प्रेडिक्टिव आपको ग्राफ एक दिखा देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एश्योर का हम जरा थोड़ा सा जाते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं एक रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ, और इस वर्चुअल मशीन बनाने के प्रोसेस को हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं इतना इसको डिटेल में मेंशन नहीं कर रहा। मैं वर्चुअल मशीन का कोई नाम रख देता हूँ, हमारा रख देते हैं कोड मूवमेंट इजी टू, कोर्स है हमारा, बैच है हमारा। ये ईस्ट यूएस में ऑटोमेटिकली वो कर रहा है, अवेलेबिलिटी जोन को मैं नहीं छेड़ रहा, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको जीरो कर रहा हूँ। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड कर लेता हूँ मैं, और मैंने उबंटू सेलेक्ट किया हुआ है। ERM भी अब इनके आ गए हैं। ERM डिफरेंट किस्म का प्रोसेसर है, और इसमें सारी चीजें आपकी शायद सपोर्टेड ना हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ARM बेस्ड चीजें जो हैं वो आर्किटेक्चर को सपोर्ट ना कर रहे हो। ARM का Azure provide choice of x64 and ARM based virtual machines to run। अच्छा, अच्छा, ERM बेस्ड कैपेबिलिटी अगर आपने बिल्ड करनी है तो आपके सॉफ्टवेयर में जो है उसमें ऑप्शन आपने ऐड करनी होगी। तो ये हो सकता है कि लेट्स से आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ARM पे रन हो सके, तो x64 जो है वो इजी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे VM का मैं ये एक साइज ऑटोमेटिकली जो मुझे दिया गया है वो मैं कर लेता हूँ। यूजर नेम एजूर यूजर, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पासवर्ड बेस्ड। SSH की बेस्ड जो है हम बाद में करेंगे। मैं कर लेता हूँ कोड इजी टू, और इसका पासवर्ड मैं लेट्स से कुछ भी रख देता हूँ। और मैं यहाँ पे दोबारा इनबाउंड ट्रैफिक अलाउ सेलेक्टेड, मैं कोई ट्रैफिक अलाउ करना चाहूँ तो वो यहाँ से कर सकता हूँ। रिव्यू एंड क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रिव्यू एंड क्रिएट कर लेगा। और मैं फर्दर इसके हार्ड डिस्क वगैरह वो चीज़ें हम नहीं कर रहे डिस्कस, वो फ्यूचर में हम लेट्स से कोई बनाते हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे। जो VM का सेक्शन होगा, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो हम आगे वर्चुअल मशीन को कवर करेंगे तो उसमें फिर सारी चीज़ें फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस पे एरर आ रहा है तो इसकी वैलिडेशन जो है उसमें एरर है वो मुझे आगे जाने नहीं देगा। एरर जो है रिव्यू में मुझे एरर नॉर्मली यहाँ पे शो हो जाता है, यू आर मिसिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो हम देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बेसिक ऑप्शंस में सही, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसको रिफ्रेश करके डिफॉल्ट कर देता हूँ ताकि फिलहाल हम इसकी डिटेल्स में ना जाएं। ये सारा मैंने डिफॉल्ट किया, बल्कि SSH पासवर्ड बेस कर लेता हूँ। ये इसका पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ और यूजर नेम कोड
AC तो ये मैं बना देता हूँ और देखता हूँ, फिर आपको एक्सेस भी दे देता हूँ इसकी। किसी ने एक्सेस करना तो वो एक्सेस कर ले। ये हम कल फिर डिलीट कर देंगे इसको। अच्छा, नेटवर्किंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज मिसिंग और नॉट वैलिड। अच्छा, इसमें मुझे NIC और पोर्ट्स हैं, ये अलाउड हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर सबनेट है। VM is deleted, सही है, ये कर दो। show load balancer seems fine। अच्छा, ये अभी भी उसकी रिव्यू कर रहा है उसको, और फिर मुझे क्रिएट का फिर अलाउ कर देगा। तो अब इसको हम लेट्स से कंपेयर करते हैं कि हमें चाहिए था एक ऑन प्रेमिसेस सर्वर। तो वो ऑन प्रेमिसेस सर्वर जो है वो बनाने में अच्छा खासा हमें वक्त लग जाता। अप्रूवल, इवन जो CEOs हैं अक्सर, उनके पास जब ये खर्चे की रिक्वेस्ट जाती है तो वो कहते हैं यार क्या कर रहे हो, इसी में संभाल लो ना, वो जो सर्वर हमारा एक पड़ा हुआ है उसको यूज करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे आप लोग। तो वो चीजें जो है वो आपके पास हार्डवेयर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी भी कंप्रोमाइज ना किया करें। ये मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। आपको जो चीज चाहिए होती है जरूर रिक्वेस्ट किया करें कि यार ये पॉसिबल नहीं है, जो हमारा पुराना सर्वर था उसमें पॉसिबल नहीं है। आप जरूर रिक्वेस्ट किया करें कि वो आपको रिक्वेस्ट वो जो सर्विस है वो आपको दी जाए। अब हमारा है यहाँ पे इस्लामाबाद में ही डाटा सेंटर है, उसमें हमारे पास सर्वर्स हैं, चीजें हैं, हम बना सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली एश्योर को ही प्रेफर करता हूँ और उनको कह रहा होता हूँ कि मुझे एश्योर में ही बना के दो। लेट्स से कोई सिस्टम है, मैं इस्लामाबाद में बना दूं अपने ऑफिस में, उसको एक्सेस कर रहा है यूएस में, हमारा क्लाइंट एक्सेस कर रहा है। अब वो यूएस से जब क्लाइंट एक्सेस करता है वो एप्लीकेशन स्लो होती है, या वो अगर उसने और कोई चीज एक्सेस करनी है तो वो कहता है सर, वो कहता है कि ये तो बड़ी स्लो है और आपका ये एप्लीकेशन जो है ये बड़ी बेकार है। अब वो एप्लीकेशन जो है वो इस हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो इसके लिए बना ही नहीं है कि वो एक आपकी एप्लीकेशन जो है वो होस्ट कर सके। तो वो यूएस से अगर कोई उसको एक्सेस कर रहा है, कैसे उसको जो है वो अच्छी स्पीड में मिलेगी। तो वो ब्लेम जो है वो गलत चीजों पे आ रहा होता है। तो जरूर जो आप रिसोर्स आप या एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस लिहाज से प्लान करें और उस लिहाज से वो उसको बनाएं। उसके पास लोकल आप बना रहे हैं तो लोकल आपकी लोकली एक्सेसिबल हो, शायद उसको एक पब्लिक आईपी ना हो, लाइव आईपी, पब्लिक आईपी। अगर उसके पास एक पब्लिक आईपी नहीं है तो वो क्लाइंट अगर आके एक्सेस भी करेगा तो वाया वीपीएन आएगा। अगर वाया वीपीएन आएगा तो वो और फर्दर स्लो होगा। वीपीएन जो है आपका अम, जो कम्युनिकेशन है उसको स्लो करती है, उसकी में फर्दर एक इनक्रिप्शन का एक इजाफी उसमें लेयर आ जाती है। अब मैं ये जा रहा हूँ, ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है, ये बन गया है, और इसका लॉगिन पासवर्ड मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ यही रूम में। मैं देखता हूँ अगर ये एक्सेसिबल है तो हम यहीं पे इसे एक्सेस कर लेते हैं इसे। मैं जाता हूँ यहाँ पे एक अच्छा, इसका यूजर नेम मैंने रखा था कोड मूवमेंट AZ2 आई गेस, मैं भूल नहीं रहा, और @ 20.121.119.159। 20.121। अच्छा, मैंने एक गलत कर दिया। ये है SSH कोड मूवमेंट AZ2
20.121.119.159। ये मेरे पास आ गया, मैंने इसका पासवर्ड, हाँ, ये मेरा वर्चुअल मशीन बन के रेडी होके मेरे पास आ गया। मैं इसमें कुछ करना है, उबंटू है, apt अपडेट, इसको ऑल पैकेज आर अपडेटेड, कोई अपडेट्स होनी है तो वो ये अपडेट्स हो जाएगी। मैं इस अगर लिनक्स के कोई शौकीन है इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं लॉगिन पासवर्ड शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कोई किसी के क्वेश्चन हो, कुछ डिस्कशन हो तो हमारे पास अब हम वो कर लेते हैं। ये आपने एसएसएस के लिए टूल कौन सा यूज की? मैं ये है नॉर्मली पता ही यूज टर्मियस करता हूँ। का नाम। अच्छा, मैं शेयर करता हूँ। ये आपका हो गया लिनक्स उबंटू सर्वर और SSH यूजर नेम कोड मूवमेंट EZ2 और पासवर्ड इसका है, अच्छा ये मैंने आपसे शेयर कर दिया इसका पासवर्ड, किसी ने करना हो। ये है टूल जो है, ये टर्मियस के नाम से है। थैंक यू। और ये अच्छा टूल है, इसमें कोई अपने सर्वर कुछ एक्सेस करना हो तो बिल्ट इन बस वहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा, क्लिक करें उस पे, वो सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। ऐड कर सकते हैं। यहाँ से तो मैंने रन टाइम पे किया, लेकिन आपके पास ऑप्शन है होस्ट में, आप ऐड कर सकते हैं। न्यू होस्ट मैं ऐड करूं तो वो ऐड हो के मेरे पास सेव रहेगा और फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मजे का टूल है, फ्री है। पेड जो है इसमें, उसमें आप मुख्तलिफ यूजर्स के साथ चीज़ें शेयर करना और मुख्तलिफ पेड में इजाफी चीज़ें, लेकिन ज़रूरत नहीं होती मोस्टली पेड की। और ये है कि लत से अगर आपको दोबारा ये इंस्टॉल करना पड़े या नए सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो वो सारा का सारा सेटअप आपने दोबारा करना होगा। इसमें रिमोट डेस्कटॉप का एक टूल है, अगर आप यूज करते हैं तो, नहीं करते तो मैं दिखा दूं आपको। ये रिमोट डेस्कटॉप का एक टूल है, ट्राई किया, ये यूज किया किसी ने? ये है रिमोट डेस्कटॉप, इसका मैं शेयर कर लेता हूँ फिर इंफॉर्मेशन। लेट्स से हम नेक्स्ट रिमोट डेस्कटॉप करते हैं तो वो इजीली कोई भी सर्वर आप रिमोट डेस्कटॉप करते हैं और वो आपका कनेक्ट हो जाता है। ओके सर। सही, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम, गपशप हम लगाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं कि आप ना पूछना चाहें। हम डिस्कस कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं एश्योर को। ये जो अभी आपने वर्चुअल मशीन बनाई है, सो वी हैव अ पेड अकाउंट देयर और फ्री अकाउंट में बन सकती है इफ यू वांट टू ये एक्सपेरिमेंट पेड विद है, दैट। ये पेड है, ये मुझे बिल होगा इसका। और अच्छा। ये यहाँ पे मेरी पेड सब्सक्रिप्शन है, उसमें मैंने तो अगर बनाया है ये। फ्री ईयर में साइन अप करते हैं तो उसमें नहीं बना सकते? जो फ्री आप साइन अप करते हैं उसमें बना सकते हैं, उसमें आपके पास $200 तक होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि आप उसको यूज करें। इस तरह का ठीक है। वर्चुअल मशीन आप बना सकते हैं। ये मैंने इसमें टाइम में दे रहा हूँ कि किस टाइम तक जो है ये ऑन रहे, फिर उसके बाद बंद हो जाए। और मुझे नोटिफिकेशन भी भेज दो, नहीं नोटिफिकेशन ना भेजो, चलो। अच्छा, मैं कर देता हूँ आज का 7 PM का मैं कर देता हूँ।
अच्छा, और ये इसको सेव enabled, अच्छा मेरे पास वही ऑप्शन है ऑटो शट डाउन की। मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, लेट्स से मैं इसमें ऑटोमेटेड 12 AM का है, 12 AM पे ही ये शट डाउन हो जाए, मैंने इनेबल कर दिया है। आई गेस ये सेव हो गया होगा। डिस्कार्डेड, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ 7 PM। अच्छा ये सेव हो गया, सही है। तो ये 7 PM हमारा टाइम जो है, ये 1-2 घंटे बाद ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपने यूज करना है तो इसको यूज कर लें। और इसमें वो मसला भी नहीं है कि आप आरडीबी करते हैं तो एक बंदे आरडीबी करते हैं तो दूसरा किक आउट हो जाता है, तो इसमें ये मसला नहीं है। लिनक्स है, मल्टीपल बंदे कनेक्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। चलिए, थैंक यू जी, मिलते हैं कल, थैंक यू इनफैक्ट नेक्स्ट वीक। Thank you. सर। Thank you so थैंक यू much. जी। Allah थैंक यू सर। Hafiz. Thank you, sir.